Hello everyone, welcome back to the channel of Noble Crew Tutors. We are going to continue our chapter of class 10th, The Rise of Nationalism in Europe. We are going to start from section 2.3 where we had left in lecture 1, A New Conservatism After 1815. Before we start, don't forget to like, share and subscribe the channel of Noble Crew Tutors. So let's start. So in this section, basically we are going to study whatever happened after the defeat of Napoleon. जब 1815 में नेपोलियन डिफीट हो गया था तो बेसिकली जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी उनके अंदर एक कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट जाग उठी. कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म बेसिकली एक फिलॉसफी होती है. वो फिलॉसफी पुराने आइडियाज, ट्रेडिशनल आइडियाज पे बेस्ड होती है. सो बेसिकली जो गवर्नमेंट्स थी अंडर दिस आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म वो चाहती थी कि जो मोनार्की है और चर्च है, सोशल हायरार्कीज हैं जैसे कि क्लास सिस्टम था, प्रॉपर्टी और फैमिली है, वो ट्रेडिशनली ही वर्क करें, वो ट्रेडिशनली ही प्रिजर्व्ड रहें. पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उन्हें प्री रेवोल्यूशनरी डेज चाहिए, कि रेवोल्यूशन से पहले वाले दिन भी नहीं चाहिए थे उन्हें रेवोल्यूशन के टाइम पे ही कुछ ट्रेडिशनल आइडियाज के साथ एक न्यू कंजर्वेटिस्ट स्टेट चाहिए थी. सो क्या हुआ, उन्होंने ये नहीं प्रपोज किया कि नए मतलब कि हमने बिल्कुल ही पुराने रेवोल्यूशनरी डेज वाले वापस लेके आनी है, वही सोसाइटी वापस लेके आनी है, बट वो चाहते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन ने करी थी उसी के साथ जो बाकी मोनार्की है उसको और स्ट्रेंथन कर सकें और इफेक्टिव बना सकें. उनको लगता था कि एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होता है जो लॉ मेकिंग पावर होती है वहाँ की, वो हो गई, और डायनामिक इकोनॉमी, जो उनकी इकोनॉमी है वो सारी नेपोलियन और मॉडर्नाइजेशन के बेस पे वर्क कर सके तो बहुत बढ़िया होगा. अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था. फ्यूडल सिस्टम होता है एक वेरी ओल्ड एंड ओल्ड फैशन्ड सिस्टम जो था, वो उससे छुटकारा चाहते थे, वो उससे फ्रीडम चाहते थे. They believed that this could strengthen the autocratic monarchy of Europe. So 1815 में क्या हुआ, जो representatives थे जिन्होंने एक साथ आए थे, that was Britain, Russia, Croatia and Austria, जो एक साथ आए थे to defeat Napoleon, वो वियना में मिले और उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी. 1815 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हुई थी, that was the Treaty of Vienna. This was basically a settlement for Europe. This was a congress that was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. Okay, it was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. और जो बाकी delegates थे उन्होंने एक साथ मिलके एक ट्रीटी को साइन करा, एक ट्रीटी को डिवाइस करा, एक ट्रीटी को बनाया, विच वॉज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वियना. एंड इसमें बेसिकली वॉट एवर हैड हैपेंड इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, जो नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम पे वॉट एवर द अनवांटेड थिंग्स हैड हैपेंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, उन्होंने उस सब चीज को अंडू कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, उसको खत्म कर दिया. जो बर्बन डायनेस्टी थी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था उसको डिपोज कर दिया गया था. डिपोज होता है, उसको निकाल दिया गया था वहां से और उसकी पावर को रिस्टोर कर दिया गया. सो सबसे पहले क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी की पावर को रिस्टोर करा गया. फ्रांस ने जो अपनी टेरिटरीज खो दी. दूसरी चीज क्या हुई, उन्होंने फ्रांस की टेरिटरीज ऐड करी थी नेपोलियन ने, एनेक्स करके लड़ाई से जीत के जो टेरिटरीज ऐड करी थी वो उन्होंने निकाल दी. और जो बाकी सीरीज ऑफ स्टेट्स थी, थोड़ी सी स्टेट्स वर एडेड एट द बॉर्डर ऑफ फ्रांस सो एज टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन. दे डिडंट वांट फ्रांस टू एक्सपैंड फर्दर, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीरीज ऑफ स्टेट्स लगा दी जिससे आगे फ्रांस बढ़ ही नहीं सकता था. इसीलिए जो नेदरलैंड्स था, जिसमें बेल्जियम इंक्लूडेड था उस टाइम पे, इट वाज सेट अप इन द नॉर्थ. जियोना एंड पाइडमोंट वर इंक्लूडेड इन द साउथ. क्रोएशिया को इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई थी वेस्ट पार्ट में. ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया था एंड ईस्ट में रशिया को पोलैंड दिया गया एंड क्रोएशिया को सैक्सनी दिया गया. इसकी मेन इंटेंशन क्या थी, इस चीज की मेन इंटेंशन थी
कि जो मोनार्कीज, जो भी किंग्स रूल्स ओवरथ्रो करे थे नेपोलियन ने, वो सारे लाइक एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, जैसे कि यूरोप की वो काउंसिल चाहता था, वैसे का एक कंजर्वेटिव ऑर्डर बना के रिस्टोर किया जा सके, दोबारा बनाया जा सके. जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थी, दे वर बेसिकली सेट अप in the 1815 after the Treaty of Vienna. They were mostly autocratic under the control of a king, and they did not, basically they were very much against criticism and dissent. Criticism क्या होता है? अगर आप अपना ओपिनियन पेश कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरफ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई ओपिनियन देना, वो उस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे. डिसेंट भी वही होता है कि आप उस चीज के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें वो चीज अच्छी नहीं लगती थी. दे बेसिकली यूज्ड टू like curb such activities. They used to remove such people, kill such people, put such people in jails, house arrests and such stuff. They basically didn't want to be questioned. They didn't want to be asked questions about what they are doing. The autocratic government did not appreciate this at all. ये उन्होंने कैसे किया? They imposed censorship laws. उन्होंने censorship ही लगा दी. न्यूज़पेपर्स में क्या लिखा जाएगा, बुक्स में कौन से शब्द इस्तेमाल होंगे, प्लेज में और गानों में कैसे आइडियाज दिखाए जाएंगे लिबर्टी और फ्रीडम के, उन्होंने इस सब चीजों पे censorship लगा दी. Basically anything that was associated with the फ्रेंच रेवोल्यूशन. बट लिबरल्स के दिमाग में फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट थे, बहुत ही अच्छे से वहां पे प्रेजेंट थे. जो एक मेन इशू जो लिया गया था बाय लिबरल नेशनलिस्ट वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस, की प्रेस को प्रॉपर फ्रीडम मिलनी चाहिए. प्रेसेस बेसिकली न्यूज एंड बुक्स और ये सब हो गए जो आइडियाज हैं, आप जैसे भी अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी चीज से, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, वो चाहते थे कि इन सब को प्रॉपर फ्रीडम मिले. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2.4 द रेवोल्यूशनरीज. सो बेसिकली द रेवोल्यूशनरीज, इस टॉपिक में हम एक इंसान के बारे में मेन बात करेंगे, विच वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, जिसेप मजीनी. उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो वियना में ट्रीटी साइन हो गई उसके बाद क्या हुआ. बेसिकली जो अब सब कुछ ऑटोक्रेटिक हो गया था, जो लिबर्टी और फ्रीडम थी वो दब चुकी थी ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ वियना 1815. सो क्या हुआ, जो ये सारे लिबरल नेशनलिस्ट्स थे, इनको डर था कि अब इनको दबाया जाएगा. सो बेसिकली दे वेंट अंडरग्राउंड. ये छुप जाते थे, ये बाहर नहीं आते थे, दिखते नहीं थे. बेसिकली दे वेंट कंप्लीटली अंडरग्राउंड. सीक्रेट सोसाइटीज जो थी इस टाइम पे बहुत ज्यादा राइज करने लग गई. इन्होंने रेवोल्यूशनरी जो आइडियल वाले लोग थे उनको ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट कर दिया ताकि अपने आइडियाज आगे स्प्रेड कर सकें. सो बेसिकली दे वांटेड टू अपोज ऑल फॉर्म्स ऑफ मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी. ये हर किस्म की मोनार्की और ऑटोक्रेसी को कंप्लीटली फाइट करते थे, अपोज करते थे. जो वियना की कांग्रेस हुई थी, वियना में जो ट्रीटी साइन हुई थी, उसके बाद इनका जो इरादा था, इनका जो थॉट था, वो फाइट थी इनकी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए, वो और भी ज्यादा पक्की हो गई थी, और भी ज्यादा राइज हो गई थी इनके मनों में, सबके मनों में. सो हेयर्स व्हेन the question for the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini rises. So this is a very important question. This can be asked in your exams. So basically वो कौन थे, Mazzini कौन था, and why is he so important in the revolutionary ideas? He was born in 1807 in Genoa. एंड वो बेसिकली एक सीक्रेट सोसाइटी के पहले मेंबर बने जो कार्बोनरी में थी. एंड जब वो 24 इयर्स के थे सिर्फ, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया था टू रेवोल्यूशनराइज लिगेरिया, और उनको इस चीज के लिए एग्जाइल कर दिया गया था इन 1831. एग्जाइल करना क्या होता है? एग्जाइल होता है उनको निकाल देना, वहां से निकाल देना. पर इसके बाद उन्होंने और अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाइंड करी, which was a very important one, that was Young Italy in Marseilles. It was also known as in Italian it was also known as Giovanni Italia.
एंड इन्होंने एक और सोसाइटी फाइंड करी थी, वो थी यंग यूरोप इन बर्नी। इसके जो मेंबर्स थे वो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के मेंबर्स थे। बेसिकली दे वर मेन हु हैड सिमिलर थॉट्स। मजीनी का मानना था कि भगवान ने बाय गॉड्स इंटेंशन वो यही चाहते थे कि जो नेशन स्टेट्स हैं दे शुड बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। नेचुरल यूनिट्स क्या होता है? बी लाइक वो चाहते ही यही थे कि भगवान भी यही चाहते थे कि जो लाइक सारी स्टेट्स हैं वो नेशन स्टेट्स हो, दे weren't intended to be मोनार्कीज। सो बेसिकली वो मानते थे कि इटली कभी भी एक पैचवर्क की तरह यानी कि स्मॉल स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स की तरह सरवाइव नहीं कर सकता। इट हैड टू बी फॉर्ज्ड मतलब कि इकट्ठा किया जाए इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। सो फॉलोइंग हिज मॉडल secret societies were set up across Germany, France, Switzerland and Poland। जो उनकी ये relentless vision थी, इसको देखते हुए बहुत सारे जो कंजर्वेटिव्स थे वो डर चुके थे, because he was so strong with his ideals, he was so developed with his ideas and so were his सीक्रेट सोसाइटीज। जो ड्यूक थे जिन्होंने होस्ट करी थी ट्रीटी ऑफ वियना, ड्यूक मेटरनिच, उनको इनसे इतना ज्यादा खतरा लगता था दैट ही हैड डिस्क्राइब्ड मजीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब जो उनकी कंजर्वेटिज्म की सोशल ऑर्डर थी या उनकी जो आइडियाज थे जो लिबर्टी और फ्रीडम को दबा रहे थे, वो मानते थे कि जो मजीनी है वो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। सो हम आगे करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्या हुआ बिटवीन द ईयर्स 1830 एंड 1848? So in 1830s and between the 1848s जो कंजर्वेटिव regimes थी इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करने का ट्राई करा, और जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडियाज थे दे स्टार्टेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवोल्यूशन। दे वर बिकमिंग स्ट्रोंगर एंड दे वर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज a revolution which was basically getting free and being nation states. So between many regions of Europe such as the Italian and German provinces of the Ottoman Empire basically consisted of many states: Bulgaria, Egypt, Greece, Hungary, Jordan, Lebanon, Israel, Palestine, Macedonia, Romania, Syria, which all later broke away from the Ottoman Empire to be completely different nation states. It also included Ireland and Poland, and these revolutions were led by the liberal nationalists जो basically belong कौन सी क्लास को करते थे? elite middle class को, which were basically educated. It included the professors, school teachers, clerks and the members of the commercial middle class. So सबसे पहले जुलाई 1830 में फ्रांस में एक अपहेवल हुआ। जो बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर की गई थी 1815 ट्रीटी ऑफ वियना में, उसको दोबारा से ओवरथ्रो कर दिया गया बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी गई उसकी जगह पे विद द किंग लुइस फिलिप। और जो वो ड्यूक थे मेटरनिच जिन्होंने होस्ट करी थी ट्रीटी ऑफ वियना, उन्होंने ये बात तक कही, when France sneezes the rest of Europe catches a cold. This basically means that whenever something happens in France, it affects the rest of Europe. So जो भी फ्रांस में होता है उसका असर बाकी यूरोप में देखा जा सकता है। So ये जो जुलाई 1830 की रेवोल्यूशन थी, इसने ब्रुसेल्स में भी एक काफी हंगामा खड़ा करा, एक अपराइजिंग स्पार्क हुई जिससे बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। बेल्जियम बिकेम अ फ्री नेशन स्टेट। सो ये जो सारे इवेंट्स थे अक्रॉस यूरोप, इसने ग्रीस में भी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छेड़ दी। ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th century, and the Greek war for independence began in 1821. So these nationalists basically gained support from many other like people from Western Europe who had empathies, who sympathized, empathized, who like respected the Greek culture.
एंड दे ऑल्सो गेन्ड सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स हु वर लिविंग इन एग्जाइल, जिनको निकाल दिया गया था ग्रीस में से, विच वॉज अंडर द ओटोमन एम्पायर एट दैट टाइम, पर उनको उनसे भी सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई. एंड बेसिकली जो लाइक आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 ग्रीस फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन गया. इसके बीच में ग्रीस को बहुत सपोर्ट मिली, बहुत लॉडिंग मिली. लॉडिंग होती है तारीफ. बहुत लोगों ने ग्रीस की तारीफ करी. बहुत पोएट्स और आर्टिस्ट्स ने कहा कि बेसिकली दिस इज हाउ यूरोप कुड हैव मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन, एंड basically they supported Greece towards their struggle from getting away from a Muslim empire. Ottoman Empire was dynastically Islamic. It was more towards the Islamic side. And an English poet, Lord Byron, उन्होंने इस ग्रीस इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल के लिए he had organized funds and later he went to fight the war and he had died during the war in 1824. So now we are going to start with 3.1, the romantic imagination and the national feeling that had developed during the territorial expansion and expansion. So let's start with this. So जो culture था उसने एक बहुत important role play करा था in the idea of nationalism. Basically whatever culture we belong to or whatever ethnicity we belong to very much reflects on the idea of how we want to create, how we want to shape a nation, and how our ideas are shaped. Art and poetry and stories, music, this helped people to express as well as shape other people's feelings. इस चीज का एक बहुत बड़ा sway होता है over how people think. So let's look at the romanticism in the cultural movement. इसकी ग्लोरिफिकेशन क्या थी? जो रोमांटिक आर्टिस्ट्स और पोएट्स थे उन्होंने इसकी ग्लोरिफिकेशन को बहुत सारे रीजंस के करके लाइक क्रिटिसाइज करा. दे वर बेसिकली क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू दिस and they instead focused on emotions, intuitions and mystical feelings. It wasn't much reality, rather it was how they felt, how they intuited something to be, how the mystical feelings were, how the mind thought of it. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, एक कॉमन पास्ट, एक कल्चरल पास्ट, ताकि वो शेयर करके बना सके. देयर मेन आइडिया, देयर मेन एफर्ट वाज दिस. अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड, who lived from 1744 to 1803, claimed, उसका क्लेम क्या था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कॉमन पीपल के थ्रू डिस्कवर किया जा सकता है. इट वॉज थ्रू द फोक सॉन्ग्स, द फोक पोएट्री, द फोक डांसेस, हाउ द पीपल लिव, हाउ द पीपल बिलीव थिंग्स टू बी, उनका रहने सहने का तरीका क्या है, उनकी नेचुरल लाइफ में एम्बेडेड क्या है. दैट वॉज द ट्रू स्पिरिट ऑफ अ नेशन. इस चीज को बहुत पॉपुलर कर दिया गया. दिस आइडिया वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम. सो बेसिकली कलेक्टिंग and recording these forms of folk culture, folk dances, poetries and songs basically became an essential product. It became an important part of the nation building project. The emphasis on vernacular languages and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, पर इसका असल मतलब था for a larger audience जिनको एक national message दिया जाए, जो basically illiterate थी, तो उनके लिए ये सब चीजें करना, उनको समझाने के लिए this was the most effective way that they thought. This was especially so and especially true. ये चीज बहुत ज्यादा true थी during the case of Poland, जो basically partition हो चुका था at the end of the 18th century due to the great powers Russia, Croatia and Austria. चाहे पोलैंड एक एग्जिस्टेंस में नहीं था, नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज अ इंडिपेंडेंट टेरिटरी. अब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता था, पर जो नेशनल फीलिंग्स थी
उसको म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू अलाइव रखा गया, उसको म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू जिंदा रखा गया। जो लैंग्वेज थी उसका सेंटिमेंट्स थे, सेंटिमेंट्स होता है हम कैसे सोचते हैं और हम पे क्या चीज़ ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे इमोशनल कोशेंट पे, ये जो लैंग्वेज थी उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। आफ्टर लाइक पोलैंड को रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको स्कूल्स में पढ़ाने से मना किया जा रहा था और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज किया जा रहा था। पर 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ, आर्म्ड रिबेलियन जिसमें आर्म्स बेसिकली गन्स हो गई एंड वायलेंट मेथड्स यूज किए गए अगेंस्ट रशियन रूल, which basically led to the crushing of it. It basically led to the kicking out of the rule. So following this, many members of the clergy of Poland began using language. जो क्लर्जी के मेंबर्स थे दे बिगैन यूजिंग इट एज अ वेपन, लैंग्वेज को एक वेपन की तरह, नेशनल रेजिस्टेंस, अपनी लैंग्वेज के प्रति लोगों को प्यार देके, लोगों के मन में ये प्यार जगा के, उनको अपनी तरफ आकर्षित करके दे बेसिकली स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ वेपन फॉर नेशनल रेजिस्टेंस। जो पॉलिश पीपल थे, पोलैंड के लोग थे, वो बेसिकली चर्च में गैदरिंग्स करने लग गए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस लेने लग गए एंड इसके रिजल्ट में जो प्रीस्ट थे और बिशप्स थे उनको जेल भेज दिया गया ड्यू टू दी लाइक रशियन अथॉरिटीज हैविंग अ कंट्रोल ओवर पोलैंड। उनको बहुत लोगों को जेल भेज दिया गया। दे वर सेंट टू साइबेरिया which was a main center for prison for Russia, and basically this was considered as a punishment to preach. So unko exile karna was considered as a punishment to preach. So basically language was used as a very important symbol against the struggle that was to kick away Russian dominance. So now we are going to discuss how hunger and the hardships was basically becoming a part of this popular revolt. So in 1830s, it became a year for extreme economic hardships for Europe. So जो economy थी, it began depleting, it began having a downfall. So the first half of the 19th century saw an enormous rise, एक बहुत essential rise हुआ in the population of Europe, and basically these were all job seekers and the people who were unemployed. This was the population from the rural areas who had migrated to the urban areas to make the cities overpopulated, who were living into slums which were already so overpopulated कि रहने की जगह भी वहाँ कम पड़ने लग गई थी. And another problem that was faced was by the small producers, जिनको इतना stiff competition मिलता था, इतना hard competition मिलता था by the goods that were imported from England, because England at this time was extremely industrialized and was extremely advanced. So this was basically faced, it was mostly and basically faced in the textile production, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्शन होती थी घरों में या स्मॉल वर्कशॉप्स में, जो जिसमें बहुत ही कम मशीनरी यूज होती थी. पर जो इंग्लैंड से सामान आता था, इंग्लैंड से गुड्स आते थे, दे वर एक्सट्रीमली मैकेनिकलाइज्ड, दे वर मोस्टली मेड ऑन मशीन्स. एंड यूरोप के जो रीजन्स में अभी भी अरिस्टोक्रेसीज थी, हायर क्लासेस का सिस्टम था, उसमें जो फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस थे, जो ओल्ड ट्रेडिशनल ड्यूज थे और ऑब्लिगेशंस थे, उसके अंडर अभी भी पेजेंट्स वर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड, दे वर फेसिंग एक्सट्रीम बर्डन ऑफ, एंड जो फूड प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड पॉपरिज्म स्टार्टेड टू राइज. पॉपरिज्म होती है गरीबी. एंड इन द ईयर 1848 फूड शॉर्टेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन दो चीजों के करके, मेनली दीज वर द टू रीजंस व्हिच बॉट द पीपल ऑफ पेरिस ऑन रोड्स. They were practically living on roads because they had no money for rent, no food, no shelter, nothing at all. जो उस टाइम पे फ्रांस के
king the, which was, a constitutional monarchy at that time, Louis Philippe, was forced to flee. So एक नेशनल असेंबली बनी उस टाइम पे जिनको रिपब्लिक चाहिए थी, and they basically granted suffrage. Suffrage is the right to vote to all adult males who were above the age of 21 years, and they guaranteed the right to work. They wanted a guarantee for the right to work. So national workshops set up कर दी गई ताकि employment मिल सके. जो अर्लियर, इससे पहले 1845 में जो वीवर्स थे, वीवर्स आर द पीपल हु यूज्ड टू डू वीविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो बेसिकली दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट देयर कंट्रैक्टर्स जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, एंड दे सेड दैट दे वर गेटिंग ऑर्डर्स फॉर टेक्सटाइल्स, बट जो उनकी पेमेंट्स थी दे वर वेरी मच रिड्यूस्ड. So this started in Silesia, and this part is a report which was presented by journalist Wilhelm Wolf. उन्होंने बेसिकली इस चीज में एक्सप्लेन किया है कि कैसे a group of weavers basically went to their contractor's house, and the contractor, basically their house was destroyed by these weavers. They threw stones and rocks on the elegant windows. They broke the porches, जो front porches होते थे, they used to break it down, and they basically threw out all the furniture and everything. The contractors जो थे, they had to flee the neighborhood. So we're going to start with section 3.3, that is 1848. 1848 की highlight थी liberals की revolution. So while there were revolts by poor, unemployed and starving peasants and workers across the European countries during the year 1848, there was also a revolt by the educated middle class, which was basically for the universal male suffrage. जो events हुए in February 1848 in France, they brought a republic based on universal male suffrage. But in the other parts of Europe and other like states which were not currently nation states, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, they basically, the men and women there still wanted constitutionalism, that is a constitution that would govern them, and national unification. So is पूरे situation का, whatever was happening between the middle class and the workers and the starving peasants, they basically like took advantage of this situation, and they grew their own uprising. They basically started demanding on the principles of a constitution, freedom to press, and a freedom of association. In the German regions, a large number of political associations, जिनके members basically middle class professionals, businessmen और prosperous artisans थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे होके एक all German National Assembly बनाई, and basically there were 831 elected representatives on 18th May and of 1848. They basically went and convened, they made the Church of St. Paul into a Frankfurt parliament. They drafted a constitution, and they offered the crown of the constitution to Friedrich Wilhelm IV, the king of Prussia, जिसने इस चीज को reject कर दिया. He rejected it because ये जो constitution थी, it was basically on basis, उन्होंने इस चीज को शर्तों पे बनाया हुआ था. They said कि ये जो constitution होगी, it would work parliamentary subject. It would work as a parliamentary subject. So basically people would be headed by the parliament, which would be further headed by the king, but all the powers would stand with the parliament. And Friedrich Wilhelm IV, the king of Prussia, rejected this, and he joined other monarchs who were also opposing this cause of constitutionalist monarchies. So जो parliament थी
क्योंकि वो मिडिल क्लास से डोमिनेट हो रही थी. मिडिल क्लास जो थी वो बेसिकली दे वर द मेन part of that parliament. They had continuously ignored the demands of workers and artisans, जिसके करके उनकी जो सपोर्ट थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई. जो इश्यूज थे लाइक वुमेन राइट्स के, पॉलिटिकल राइट्स थे उनके, वुमेन के, फॉर सफरेज, फॉर द राइट टू वोट, वो कॉन्टिन्यूसली इग्नोर हो रहे थे. चाहे विमेन ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना ली थी, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स बना लिए थे, दे वर होल्डिंग आउट पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस. इस ये सब होने के बावजूद भी there were still problems, there were still barricades towards the suffrage rights of the women. जो सेंट पॉल की चर्च में असेंबली लगी थी, during that time also women were not admitted as the members of the parliament, they were admitted only as observers. चाहे ये कंजर्वेटिव फोर्सेस इन लिबरल मूवमेंट्स को दबाने में बहुत सक्सेसफुल रही थी, द मोनार्कल फोर्सेस, द एरिस्टोक्रेटिक फोर्सेस वर सक्सेसफुल इन रिप्रेसिंग द लिबरल मूवमेंट्स ऑफ 1848, स्टिल उनको ये बात पता लग चुकी थी कि दे कैन नॉट एट एनी मेजर, they cannot restore the old orders. So basically monarchs को जब ये realize होना शुरू हो गया तो they thought that it is time that they start granting concessions, वो अपनी सुलह कर लें with the liberal nationalists. So after 1848 and the coming years, जो central और eastern monarchy थी of Europe, उन्होंने बेसिकली चेंजेस इंट्रोड्यूस करने लेके आने शुरू कर दिए थे, एंड जो वेस्टर्न यूरोप से स्टार्ट हुआ था इन 1815. सो बेसिकली दे हैड अबॉलिश्ड सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया. जो हैब्सबर्ग के रूलर्स थे उनको मोर ऑटोनॉमी दे दी गई थी टुवर्ड्स द हंगेरियंस इन 1867. Now in the next lecture we are going to discuss the making of Germany and Italy. So stay tuned for the next lecture, and also like, share and comment on this video. Comment any doubts that you might have in the lecture and I'll make sure to clear those doubts. Thank you so much. Like, share and subscribe the channel of Noble Crew Tutors.